नमस्कार साथियों, मैं ALP अमित लोधी। साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं साइंस के NCERT को कैसे पढ़ें। कुछ मेरे भाइयों का प्रश्न आया था कमेंट बॉक्स में कि भैया अपने नोट्स देख सकते हैं, चाहे आप पेमेंट ले लेना। तो मेरा मानना है कि मैं आपको नोट्स दे दूंगा। मैंने अभी चैनल बनाया है, टेलीग्राम चैनल रियल पायलट अमित के नाम से, जिसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। वहां से आप उससे जुड़ सकते हैं, तो मैं आपको अपने नोट्स दे दूंगा। एक भाई फिर कमेंट करते हैं कि भैया आप फिर ट्रेनिंग पे चले जाएंगे तो आप नोट्स बोलेंगे घर पे छूट गए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे ये नोट्स हैं मेरे हाथ से बनाए हुए खुद के, जैसे पदार्थ हमारे आसपास के चारों ओर जो भी मैटर या पदार्थ पाए जाते हैं, वस्तुएं, उन सभी को हम पदार्थ कहते हैं। ये NCERT का एक्सप्लेनर है। मैं इसको आपको सीन 2 पर पढ़ाऊंगा कि NCERT कैसे पढ़नी है और याद कैसे रखनी है। आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे बिलियन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिलियन ये पूछा जाता है क्वेश्चन। बिलियन यह दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण है। बिलियन किसे कहते हैं, तो बिलियन कौन है, किसे कहते हैं, या विलायक किसे कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं NCERT से। तो आपको NCERT कैसे पढ़नी है, सबसे पहले मैं आज पढ़ाने वाला हूं मैटर, यानी चैप्टर है मैटर। तो हम शुरू करते हैं इस क्लास को सीन 2 पर। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सीन 2 पर वीडियो को। आज हम इसमें बात करेंगे क्लास नंबर 9th का चैप्टर नंबर पहला है, जिसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। आपको पढ़ना कैसे है और याद कैसे करना है, दोनों बातें मैं इसमें बताऊंगा। आपको केवल वही नोट डाउन करना है जो मैं आपको हाईलाइट कर रखा है मैंने। जैसे सबसे पहले आज बात करने वाले हैं पदार्थ के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ किसे कहते हैं। आपने अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, लेकिन इनकी आकार, आकृति और बनावट सदैव अलग अलग चमकेगी आपको। जैसे प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया पदार्थ। और हम बात करने वाले हैं पदार्थ की। पदार्थ क्या होता है, तो जो भी वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं पदार्थ। जैसे भोजन हो गया, पत्थर, बादल, तारे, पेड़ पौधे और पशु पक्षी आदि सभी क्या होते हैं, पदार्थ। तो इसकी एक साधारण सी सिंपल सी परिभाषा याद करनी है। ये एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन बेसिक आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं है तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा छोड़ के आएंगे 100%। तो आपको पता होना चाहिए पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ एक ऐसी जो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं पदार्थ। एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और इसके बारे में और क्या पूछा जाता है कि जो सभी वस्तुएं होती हैं उनका कुछ तो द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरती हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ का एक द्रव्यमान और एक आयतन होता है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। आगे आपको यहां से इंपॉर्टेंट है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप आपको फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो याद रखनी है। जैसे सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। आपने रट्टा मार लिया पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन आपने बेसिक नहीं समझा, तो आप ज्यादा देर तक इसे याद नहीं रख पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पहले बेसिक कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखेंगे कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ी की तरह सतत यानी कंटिन्यूअस होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना है कि जो पदार्थ होता है वो रेत के तरह के कणों से मिलकर बना होता है। अर्थात जो रेत के कण होते हैं इस तरीका से पदार्थ बना होता है। जैसे मान लो आपकी एक टेबल है, ये तो टेबल कैसी बनी हुई है, ये टेबल एक छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। इसे भी क्या कहेंगे हम, पदार्थ यानी मैटर। तो जो पदार्थ होता है वो आपको ये नोट डाउन करनी है अपनी कॉपी में कि पदार्थ रेत के तरह के कणों से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल में आप ये जो एग्जाम में आपके पूछा जाएगा क्वेश्चन, इस तरीके से नोट डाउन करते हैं। अब क्रियाकलाप, आपके पास में अगर 9th की NCERT है तो अपने घर पर ये क्रियाकलाप आप जरूर याद रखने की कोशिश करें। जिसमें क्या करना है कि एक 100 ml का गिलास लेना है
और उसे जल से आधा भरना है। स्तर अपना निशान, यानी यहाँ तक आपने अगर जल भर रखा है तो इसको यहाँ तक निशान लगा लें। उसमें नमक डाल दें या शर्करा, शर्करा मतलब चीनी, और इसे एक छड़ की सहायता से घोल दें। पता क्या बाद में चलेगा कि आपने जो चीनी इसमें डाली थी वो इसके कणों के बीच पूरी तरह से डिजोल्व होगी, यानी कि विलीन हो गई। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आगे देखो यही है इसका कि हमने ये एक जल लिया और इसमें चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, इसने डिजोल्व कर दिया हिला के, चम्मच की सहायता या स्टिक्स की सहायता से या लकड़ी की सहायता से, और ये दोनों चीज नमक और पानी अलग अलग इसमें दोनों समाहित हो गई। तो इससे क्या पता चलेगा, आप अपनी नोट डाउन कर लें कॉपी में कि जब हम जल में नमक या शर्करा डालते हैं तो नमक के जो कण होते हैं वो जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है उसमें समावेशित हो जाते हैं। अर्थात पदार्थों के बीच ऐसा आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसा देखो मैंने यहाँ पे अपनी शॉर्ट नोट्स आपको शुरुआत में भी दिखाए थे, और यहाँ पे आपको बनानी है ऐसे, जैसे मेटल लिखना है। क्या लिखना है? मेटल लिखना है। मेटल लिखने के बाद लिखेंगे मेटल, और मेटल कैसे लिखना है आपको ये पता होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे मैंने लिख रखा है बिल्कुल सेम टू सेम। पदार्थ के गुण, पदार्थ के कणों के बीच एक रिक्त स्थान होता है, मैंने अभी बताया। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, आगे इसी में देखेंगे। और तापमान बढ़ने से कणों की गतिज बढ़ जाती है। इसी प्रकार मैंने पूरा चैप्टर की क्या भेज दूंगा, पीडीएफ। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, पहले हम बात कर लेते हैं पीडीएफ। तो मैंने अभी एएलपी नहीं, ये आपको मिलेगी रेल पायलट अमित, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल का। इसका लिंक कहाँ मिलेगा, तो लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। वहां से पिन करने पर आपको क्या चलेगा, इस टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप जुड़ जाएं और वहां आपको पीडीएफ मिलेगी इस वीडियो के। आप वीडियो को जब पूरी तरह से देख लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि वीडियो आपने देखी या नहीं देखी। उसके बाद मैं आपको ये पीडीएफ डाल दूंगा इसी चैनल पर। और इसको अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, आगे है यहाँ पे पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं। कौन से? पदार्थ के कण छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? फिर वही क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप आपको ध्यान से देखना है, बिना क्रियाकलाप के आपको बेसिक नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। मेरे 74 नंबर थे CBT 1 में, आपको CBT 1 बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखेंगे, देखो पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में आपको मिलाना है। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि एक ये 100 ml का गिलास दिया है, इसमें 3 बूंद आपकी पोटेशियम परमैंगनेट की डाल दी, फिर उसका 10% यानी कि इसका 10% इसमें डाल दिया, फिर इसका 10% इसमें डाल दिया, फिर इसका 10% इसमें डाल दिया। होगा क्या कि अंत में जो आपको विलयन मिलेगा वो 10% डालने पर भी कैसा मिलेगा, रंगीन। यानी कि आप सोच सकते हैं कि केवल आपने 3 बूंद डाली इसमें, और 3 बूंद का 10%, 10%, 10% यहाँ पे 1/3, 1/10, 1/10 करते करते यहाँ पर भी क्या कर दिया, इसने रंगीन कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि जो पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। आपको नोट डाउन करना है कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उनको हम आंखों से देख भी नहीं सकते। यानी कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे ही नोट डाउन करेंगे पदार्थ के कणों के अवलक्षिक गुण। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ये भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब क्या पढ़ेंगे, अभिलाक्षणिक गुण, यानी पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मैंने ऊपर बता दिया, नीचे
दोबारा से पढ़ लेंगे आप। यानी कि नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गई। इसी प्रकार जब हम चाय बनाते हैं या कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, अर्थात कणों के बीच क्या होता है, पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। आपको नोट डाउन करना है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आगे क्रियाकलाप देखेंगे। इसमें क्या है, कणों निरंतर गतिशील होते हैं। आपका मान लो एक ये कमरा है 10x6 का या 6x8 का फिट या मीटर मान लो, कुछ भी मान लें। तो आपने अगर यहाँ 3 या 2 अगरबत्ती जला दी तो जलाने पर क्या होगा कि इसकी जो सुगंध है वो पूरे कमरे में इस कोने से और इस कोने तक पहुंच जाएगी। अर्थात इससे क्या मिलता है, इससे पता चलता है कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं, यानी कि निरंतर गतिशील रहते हैं। ये क्रियाकलाप आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे है इसी में, जैसे अगर स्याही की बूंद है, एक जल का गिलास लें, उसमें स्याही की बूंद डाल दें तो क्या हुआ, एक बूंद डालने पर कुछ समय अगर आपने हिला दी तो वो पूरा का पूरा जो जल है वो कैसा होगा, अगर ब्लू कलर की डाली है तो ब्लू हो जाएगा और रेड डाली है तो रेड पूरा उस जल का कलर हो जाएगा। अर्थात पता चलेगा आपको कि जो पदार्थ के कण हैं वो गतिशील होते हैं। आगे देखो यहाँ दे रखा है इसके निष्कर्ष, तीनों क्रियाकलाप का निष्कर्ष। यानी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और उसमें गतिज ऊर्जा होती है। अगर आपने तापमान बढ़ाया तो गति भी तेज हो जाएगी, अर्थात तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। आगे है ये मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में पूछा गया है ये आपके 2024 में ALP और टेक्नीशियन वाले पेपर में, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पूछा गया है। तो देखो ये है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः यानी अपने आप मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण। अब एक तो होता है विसरण, एक होता है परासरण। परासरण में और विसरण में क्या अंतर होता है मैं भी बताता हूं आपको। कि आपने अगर अपने घर कभी जैसे मान लो क्या किया, आपने बनाई खीर, क्या बनाई, खीर। तो खीर में क्या डालते हैं आप, ऐसी पिचकी हुई सी किशमिश डाल देते हैं इसमें। जब किशमिश डाल देंगे और जब ये बन जाएगी तो ये किशमिश आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगी, यानी फूली हुई किशमिश। इसका मतलब क्या होता है कि जो जल है, जल की सांद्रता कम है, किशमिश की सांद्रता के अंदर की सांद्रता के बराबर नहीं है। तो जो जल है वो जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है, तो उस परासरण कहते हैं। यानी कि जब जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाए तो उसे कहेंगे हम परासरण। और जबकि दो पदार्थ आपस में स्वतः ही मिल जाएं तो उसे कहते हैं विसरण। जैसे जल में नमक का घुलना, किसका, जल में नमक का घुलना या चीनी का घुलना या नींबू, अगर नींबू डाल देते हैं तो नींबू का घुलना, ये कैसे कहलाएंगे, ये कहलाएंगे विसरण। या पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण में जो गैसें हैं, गैस वो आपस में जो कैसे घुली रहती हैं तो वो विसरण की सहायता से ही घुली रहती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला है कि पदार्थ के जो कण हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कैसे करते हैं हम नीचे देखेंगे यहाँ पे इसका, कि जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है, जिसे कहते हैं हम आकर्षण बल। यानी आपको केवल इतना याद रखना है कि पदार्थ के कण आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, आकर्षित करते हैं। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। 3 पॉइंट हो गए, अभी तक आपको याद रखने हैं ये तीनों के तीनों पॉइंट। आगे है पदार्थों की अवस्था। आपको केवल 3 अवस्था याद रखनी है, क्योंकि आपका जो ये रेलवे का एग्जाम है, उस रेलवे के एग्जाम में केवल 10th का क्या दे रखा है, सिलेबस दे रखा। उस 10th में यह है 9th क्लास का, और इसमें NCERT फॉलो करनी है आपको, इससे अलावा कुछ नहीं फॉलो करनी है। पढ़नी कैसी है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बताएं कि भैया एक चैनल ऐसा है जो हमें बहुत ही फायदा
पहुंचाएगा आने वाले समय में और इस वीडियो के माध्यम से। तो पदार्थों की कण, पदार्थ की अवस्था, आप सभी जानते हैं कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अगर आपके पेपर में आता है तो आप केवल 3 लगा के आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी केवल यहाँ तक आपको फॉलो करनी है। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा। अभी आपको 2 याद नहीं करनी है, केवल आपको 2 छोड़ देनी है, आपको केवल 3 ही याद रखनी है। यानी अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यानी सबसे पहले ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपको अधिकतर आप सभी जानते हैं कि जो ठोस होते हैं उन सभी का एक निश्चित आकार और उसकी जो सीमाएं हैं स्पष्ट होती हैं और आयतन स्थिर होता है। आप इतना जानते होंगे कि जो ठोस होते हैं उनका आकार निश्चित और आयतन निश्चित होता है, लेकिन उसकी जो सीमाएं वो स्पष्ट होती हैं। ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ से लाइन बाय लाइन याद रखनी है। और आगे है कि जो संपीड्यता होती है वो नगण्य होती है। संपीड्यता का मतलब है कंप्रेशन क्षमता, यानी दबाने की क्षमता। अगर आप पदार्थ जो ठोस है उसको दबाओगे तो वो नगण्य यानी ना के बराबर ही दबेगा। अगर ज़्यादा दबाओगे, बल अगर ज़्यादा लगाओगे तो टूट सकता है, लेकिन वो आकार नहीं बदलेगा। इसका मतलब है संपीड्यता नगण्य है। आगे लिखा हुआ है बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन आकार नहीं बदल सकते। ये मैंने ऊपर बता दिया, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब है कठोर। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ऑप्शन ए में देगा रबर, नमक या चीनी, और ऑप्शन सी देगा स्पंज, या डी में देगा ऑयल। आपसे यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि रबर, चीनी, नमक या स्पंज, इन सभी में ठोस कौन सा है? तो आपको लगाना है रबर, चीनी, नमक या स्पंज या ऑयल। तो आपको ऑयल पर लगाना है। क्यों? क्योंकि रबर भी क्या है? एक ठोस है, चीनी भी ठोस है, नमक भी ठोस है और स्पंज भी ठोस है। क्यों? ये आगे पढ़ेंगे। ये सभी ठोस ही हैं। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। बाह्य बल लगाने पर जब रबर बैंड का आकार बदलता है तो बल हटा लेने पर पुनः क्या कर लेता है? मूल आकार में आ जाता है। लेकिन अगर अत्यधिक बल लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। चाहे हम शर्करा लें या नमक को हाथ पे हम किसी प्लेट में रखें या जार में, क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलते, अर्थात ये कैसा है? एक ठोस है। ऐसे ही स्पंज। स्पंज क्या होता है? बहुत छोटे छोटे छिद्रों वाला होता है स्पंज, जिससे आपने देखा होगा कि आप कभी पुराने टाइम में या जैसे 2010 के करीब जब हमारी माताएं बहनें रक्षाबंधन बांधती थी तो रक्षाबंधन पर जो राखी आती, अब राखी आती है केवल सिंगल नुमा। पहले इतना बड़ा उसमें स्पंज लगा हुआ आता था, उसके ऊपर फिर ऐसा रखी बना, यही रखा बोलते थे उसे, वो लगा हुआ होता। तो इसे बोलते हैं हम स्पंज, जो पानी पी सके। तो ये कैसा होता है? ये भी स्पंज भी क्या है? आपको ध्यान रखना है, ठोस है। ठीक है। आगे है द्रवावस्था। द्रवावस्था में जानते हैं कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, यानी द्रव लेकिन आयतन निश्चित होता है। अर्थात अगर हमने ऐसे आयतन में डाला तो वो इसका रूप लेगा, अगर हमने ऐसे आयतन में डाला तो इसका रूप लेगा, अगर हमने उसका आयतन ऐसा कर दिया तो वो इसका ऐसा रूप लेगा। तो उसका जो आयतन है वो तो निश्चित होगा। यानी आयतन का मतलब है 1 लीटर अगर चल इसमें डाला तो 1 लीटर रहेगा, इसमें भी 1 लीटर रहेगा, इसमें भी 1 लीटर रहेगा। तो आयतन तो निश्चित है, लेकिन उसका आकार जिस बर्तन में डालेंगे वही आएगा। इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं, क्योंकि इनमें बहाव होता है। क्वेश्चन आता है यहाँ से कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। ये वाला है क्वेश्चन कि ठोस और द्रव में विसरण संभव है या नहीं। तो द्रवों में संभव है लेकिन ठोस में संभव नहीं है। विसरण किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया कि जब 2 पदार्थ स्वतः ही आपस में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं हम विसरण। तो विसरण द्रव में संभव है लेकिन ठोस में नहीं। जैसे जो वातावरण में गैस विसरित होकर जल में घुलती हैं, किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, यानी विसरित होकर। ये गैस हैं विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य हैं। क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि वातावरण में घुलने वाली जो गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो जलीय जीवों और पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं, लेकिन वो वातावरण में किस प्रकार से घुलती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, परासरण मत लगा देना, विसरण के द्वारा घुलती हैं। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा घुलती हैं? विसरण के द्वारा घुलती हैं।
यहाँ से देखो ये क्वेश्चन है कि ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। मैंने अभी बताया ऊपर कि ठोस में कम होगा विसरण, ना के बराबर, लेकिन द्रवों में बहुत अधिक होगा। आगे है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में यहाँ पे देखेंगे गैसीय अवस्था कि हमने देखा ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता कंप्रेशन काफी अधिक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट, आपको अपनी नोट डाउन कर लेना है। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की जो संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब है कंप्रेशन, यानी कि दबाने की क्षमता, यानी कि जो एक मान लो एक गुब्बारा लें और उस गुब्बारे में जो गैस है वो इस प्रकार से हुई है, ठीक है, लेकिन आप इसको दबाते चले जाएंगे और इसका आकार इतना हो जाएगा तो ये बहुत पास आ जाएंगे, तो यही है क्या है, कंप्रेशन। और अगर इसे और दबाएंगे इसका आकार और पास आ जाएगा तो कण और पास आ जाएंगे, तो यही है कंप्रेशन। ये पहले बड़ा गुब्बारा, उसके बाद छोटा गुब्बारा, उसके बाद और दबाएंगे तो जो वायु कण है वो और पास आ जाएंगे, तो यही है यहाँ संपीड्यता। आपको अगर समझ में नहीं आ रही हो तब ये बहुत सिंपल। यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, केवल यहाँ से देखने को मिलेगा कि बर्फ का गलनांक क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी कॉपी में लिख लें। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉपी है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 273.15 केल्विन। केल्विन में 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन। आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 डिग्री केल्विन। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है कई बार। आपको इससे या तो 273 दे देगा या 273 ना देके 273.15, दूसरे ऑप्शन में 273.25, तीसरे में 35 ऐसे दे देगा, तो आपको ये याद रखना है। यहां से आएगा, देखो ये है बाष्पीकरण है इसका आगे, और यहाँ है एक और है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, चलो मैं वैसे बता देता हूँ यहाँ से। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ये ज्यादा पूछा जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या है, आप सभी जानते होंगे, जब कभी ठोस को गर्म करते हैं तो वो सीधे किस में, गैस में अगर परिवर्तित होता है तो उसे कहेंगे ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर को अगर हमने गर्म किया तो गर्म करने पर डायरेक्ट ये क्या होगा, ये बिना द्रव में बदले ही गैस में चला जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो उसको कहेंगे हम ऊर्ध्वपातन। एक नौसादर होती है, नौसादर भी कैसा है, ये भी ऊर्ध्वपातन क्रिया फॉलो करता है। डायरेक्ट या इसको गर्म करेंगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ऐसा ही एक अमोनियम सल्फेट होती है, क्या होती है, अमोनियम सल्फेट। लेकिन आपको केवल ये याद रखना, अगर पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा जाएगा। ये है यहाँ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, आइस, ड्राई आइस कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पिछली बार भी परीक्षा में पूछा गया है। देखो ऊर्ध्वपातन की क्रिया ये रही कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, मैंने ऊपर आपको बता दिया। और अगर बात की जाए कि अगर गैस से सीधे ठोस अवस्था में बनने की प्रक्रिया को कहते हैं हम निक्षेपण। यहाँ पर ये पूरा चार्ट दे रखा है, अगर हम ठोस को गर्म करने पर गैस में बदल रहा है तो उसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन। और गैस को गर्म, अगर गैस को दबाएं और गैस किस में बन जाए, ठोस में डायरेक्ट, तो उसको कहेंगे निक्षेपण। अगर ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदल जाए तो उसको कहेंगे हम संलग्न, और द्रव को गर्म करने पर इसको कहेंगे जमना। ये आप सभी जानते होंगे, नोट डाउन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चार्ट भी यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये है, यहाँ इस प्रकार से समझ सकते हैं इसे संपीड्यता, इन कंप्रेशन की क्षमता। यानी कि ये है, देखो पिस्टन, ये है सिलेंडर, इसमें ये है कण ईंधन के, किसके, ईंधन के कण। जब हम इसे दबाते हैं तो और पास आ जाते हैं, और दबाते हैं तो इस और पास आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा संपीड्यता किसमें होती है, गैस में, ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडलीय दाब को किसमें नापा जाता है, एटमोस्फेयर में। यानी
एक एटीएम बराबर होता है 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया है। ये समझ लो एनसीईआरटी में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो परीक्षा में पूछा ही गया है 100%। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल, और एक एटीएम बराबर क्या होता है 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बात करते हैं बाष्पीकरण। बाष्पीकरण की क्या होता है भैया, बाष्पीकरण से क्वेश्चन पूछी लास्ट जब मैं देने गया था टेक्नीशियन थर्ड का, तो उसमें पूछा गया था बाष्पीकरण किसे कहते हैं। और इसके तो देखो बाष्पीकरण आपने एक लिया, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम इसे। आपने एक कटोरा लिया और इसमें जल भर दिया, एक कटोरा लिया और इसमें जल रख दिया यहाँ, तो आप देखेंगे कि आपने जब कटोरा खुला छोड़ दिया तो इसमें से जल, मान लो यहां तक जल भरा हुआ था, इस स्तर तक। थोड़ी देर में देखेंगे कि अगर गर्मी तेज पड़ रही है तो वो स्तर यहां आ जाएगा, और तेज गर्मी पड़ रही है तो स्तर यहां आ जाएगा। और अगर गर्मी नहीं पड़ रही है, अगर ठंड है, तो वो जल स्तर जो यहाँ था वो बहुत काफी देर बाद यानी एक दिन बाद भी यहाँ आ पाएगा। क्यों? इसका कारण है कि जब देखो बाष्पीकरण, यही तो है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ तीनों दे रखे हैं। अगर तापमान अधिक होगा तो बाष्पीकरण तेज होगा, और आर्द्रता, अगर आर्द्रता में कमी हुई, आर्द्रता का मतलब है वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं कि तेज गर्मी पड़ रही है तो तेज गर्मी में क्या होगा, बहुत तेज जल वाष्प की कमी हो जाती है किसमें, वायु में। तो वायु में जल वाष्प की कमी हो जाएगी तो जो बाष्पीकरण है वो और तेज हो जाएगा। और वायु की गति अगर तेज है तो जो कपड़े होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं, यानी बाष्पीकरण और अधिक तेज हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा जाएगा बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 तापमान हो गया, आर्द्रता हुई, और तीसरी वायु की गति। आपने जैसे कपड़े सुखाने डाल दिए तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे अगर तापमान अधिक है और आर्द्रता, कैसे, वायु में आर्द्रता की कमी है। और अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो वो 5 घंटे की जगह 1 घंटे में है, या लगभग 30 मिनट में ही आपका कपड़ा सूख जाएगा। उसे कहते हैं हम बाष्पीकरण, यानी स्वतः ही जल का एक स्थान से क्या होना, परावर्तित या चले जाना, उड़ जाना। ये पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, ये कभी रुकते नहीं है। मैंने ऊपर आपको बताया था। यानी कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की दर को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को बाष्पीकरण। ये बाष्पीकरण के मैंने अपने आपको कारक बता दिए, कारक भी आपको याद करने हैं। और देखो यहां से ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था, मेरा पेपर हुआ था शायद नवंबर, यानी टेक्नीशियन थर्ड का पेपर था 29 थर्ड का पेपर था 29 दिसंबर को 2024 में, उसमें पूछा गया था। आपको मैं दिखाऊंगा ये क्वेश्चन, देखो मुझे कहाँ पूछा गया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बिना दिखाए तो कुछ नहीं होगा। 1 मिनट रुक जाओ, मैं अरे यार सब चीज कहाँ गई, पिक्चर में होना चाहिए। चलो नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जब
अब जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, तो हमें हथेली पर क्या मिलती है, शीतलता महसूस होती है। ये टेक्नीशियन 2024 वाले पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। इससे आगे क्या पूछा जा सकता है, आगे पूछा जा सकता है कि तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। क्या छिड़कते हैं? जल। क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि बाष्पीकरण के कारण शीतल हो जाए। आगे ये भी पूछा जा सकता है कि गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनते हैं, क्यों? क्योंकि हमें शीतलता प्राप्त हो। ठीक है। आगे ये पूछा जा सकता है कि जब हमें पसीना आता है तो हम कैसा अनुभव करते हैं, तो हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में क्या कर देता है, आसानी से बाष्पित हो जाता है, जिससे हमें शीतलता महसूस होती है। आगे है बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं, क्यों? इसका कारण है क्योंकि वायु में जो उपस्थित जल वाष्प है वो ऊर्जा ठंडे जल से क्या कर लेती है, ठंडे जल के संपर्क में आकर कम हो जाती है। उसकी जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी और हमें कैसे चमकेगी, जल की बूंदों के रूप में चमकेगी। तो ये था आज का चैप्टर नंबर पहला। इससे आपको मैंने बताया कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है इस चैप्टर से, तो आप जल्दी से इन सभी को जो मैंने बताया है वो नोट डाउन कर लें। और वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना, लिंक जो हमारा लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उसको सब्सक्राइब कर लेना है और वहां से आपको PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ बेटे, सही बननी है?